दिस इज पुरूज अनुध्रिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है सजीव, विशेषताएं एवं आवास। इस चैप्टर को हम पीडीएफ के थ्रू थॉरोली पढ़ेंगे और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी उनको एकदम डीप में समझेंगे, ठीक है। और बाकी का आपको पता है 6 क्लास की एनसीईआरटीज़ है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बच्चों के हिसाब से लिखी गई हैं, तो उनको अपन थॉरोली रीड कर दो, आगे बढ़ती जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसी ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखला की कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण मतलब उन पर चढ़ना, ठीक है, पर्वतारोहण किया। हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढकी हुई, जहाँ बहुत ठंड थी। भाई बर्फ से ढकी हुई तो बहुत ठंड रहेगी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक के, चीड़ के और देवदार जैसे वृक्ष देखे, ठीक है, जो पहाड़ी एरियो में ही पाए जाते हैं और जो उनके मैदानी क्षेत्रों के वृक्षों से बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल सही बात है भाई, जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ क्या है, इस तरीके से पेड़, तो ये क्या बर्फ़ आज ईजिली यहाँ से निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। इस तरीके से इनके पेड़ रहते हैं, ठीक है। ये पेड़ हो गया इनका, ये इस तरीके से पेड़ होते हैं इनके। अब जाहिर सी बात है कि मैदानी इलाके में तो ऐसे पेड़ नहीं मिलेंगे। मैदानी इलाके में पेड़ चाहिए जो एकदम फ्लैट हो, नॉर्मल हो, वहाँ कोई इश्यू नहीं रहता ऐसा, ठीक है। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की, जहाँ पर ऊँट पर ऊष्ण मरुस्थल भी घूमे वो, ठीक है। ऊँट पर बैठ के, ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में, ठीक है। मैंने रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। ऊष्ण मरुस्थल मतलब गर्म मरुस्थल में, मरुस्थल मतलब जहाँ मिट्टी हो, पेड़ पौधे वगैरह वो सब नहीं हो, ठीक है, मरुस्थल होता है वो। बर्फ़ की भी हो सकते हैं मरुस्थल, तो ऊष्ण मरुस्थल है ये, गर्म। यहाँ से उन्होंने नागफनी के, क्योंकि यहाँ पाए जाते हैं नागफनी, कैक्टस, ठीक वगैरह ये सब पाए जाते हैं, कि अनेक प्रकार के पौधे एकत्रित किए। अंत में वे पुरी गए, ठीक है, जो समुद्र के किनारे पर है। उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुरैना के वृक्ष की कतार देखी, ठीक है। समुद्र के किनारे यहाँ पर कैजुरैना के वृक्ष की कतार मिलती है। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण एवं कुछ शुष्क। ठंडे जो थे वो हिमालय वाला एरिया हो गया, उष्ण जो हो गया मरुस्थल वाला, ठीक है, और शुष्क जो हो गया शुष्क तथा कुछ आर्द्र, नहीं उष्ण एवं शुष्क, और कुछ स्थान आर्द्र। आर्द्र कौन सा था, आर्द्र था वो समुद्र तट के किनारे, ठीक है, वहाँ नमी रहती है। परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव थे। बिल्कुल सही बात है भाई, अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से जीव पाए जाते हैं, ठीक है। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर ऐसा स्थान भी है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों को ध्यान से देखा। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाज़ों को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव ना पाए जाते हों। इसका मतलब है कि जीव सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला, ठीक है। अब ज्वालामुखी के मुख से सूक्ष्म जीवों को खोजने का मतलब है कि इतने हाई टेम्परेचर में भी मतलब कोई ना कोई जीव पाया जा रहा है। और ठंडे का अंटार्कटिक वगैरह वहाँ पे भी जीव पाए जाते हैं, तो सभी जगह जीव पाए जाते हैं। 6.1 सजीव एवं उनका परिवेश। पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊँट थे, बिल्कुल सही बात है, मरुस्थल में ऊँट पाए जाते हैं। पर्वत पर बकरी एवं याक थे, हाँ पर्वत पर बकरी एवं याक थे। पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियाँ थी, बिल्कुल, जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। हाँ ये बहुत छोटे जीव हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजाति से भिन्न थे, बिल्कुल। जैसे समुद्र तट पर अपन ने कैजुरैना देखा था, ठीक है। मरुस्थल में नागफनी, कैक्टस, ठीक है, ये सब देखे थे। और ओक, देवदार, चीड़ जो है अपन ने कहाँ देखे थे, हिमालय पर, ठीक है, ये रहा।
इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों की, हाँ ठीक है, भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? सभी का अलग अलग था। क्या उनका परिवेश भी एक समान था? बिल्कुल नहीं, कहीं ठंडा था, कहीं गर्म था और कहीं आर्द्र था। क्रियाकलाप 1 देखते हैं। आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं को सारणी 6.1 के कॉलम में लिखिए। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाली वस्तुओं, जंतुओं एवं पौधों के नाम भी सारणी में लिखिए। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 6.1 को भर सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापकों से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए तथा तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के नाम लिखिए। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधों एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तुओं व जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती हैं वे शायद जीवित जंतु या पौधे ना हों। संभवतः ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां या जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हों। बिल्कुल सही बात है भाई, ज़रूरी नहीं है कि हमें पौधे या जंतु ही मिले, उनके अवशेष भी मिल सकते हैं, पहले डेथ हो गई हो या फिर रिसेंटली टूटा हो, सूखी पत्तियां वगैरह टूटी हों। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अध्याय 3 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवण घुले हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, समुद्री जल में लवण घुले हुए होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नमकीन पानी होता है उसका। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे सारणी 6.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। जब हम इन अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में और चर्चा करेंगे। आगे चर्चा करते हैं 6.2 आवास एवं अनुकूलन। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधे एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 6.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल, खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, समुद्र में जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं भाई, जो पानी में घुली रहेगी ऑक्सीजन उसी को उपयोग में लेंगे वो। ठीक है, और नमकीन जल में रहने की उनको आदत होती है। ठीक है, खारे जो पानी होता है, लवणीय जल होता है, उसमें रहने की उन्हें आदत होती है, वो उनका परिवेश होता है। उसी तरह से उनकी बॉडी डली हुई होती है कि वो लवणीय जल में रह सकते हैं। वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर वाला जो पौधा है या जीव है वो लवणीय जल में सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है उसके थ्रू ये होता है सर्वाइव ना करने की प्रोसेस। ठीक है, मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। बिल्कुल सही बात है। ये मरुस्थल है ये। अब यहाँ पे जल कहाँ बहुत कम मात्रा में मिलेगा, मिट्टी वगैरह मिलती है और पौधे जो है बहुत दूर दूर मिलते हैं या फिर वही कटीली झाड़ियाँ वगैरह वो सब मिलती हैं। ठीक है, मरुस्थल दिन में बहुत गर्म है, रात में ठंडा होता है। बिल्कुल सही बात है, दिन में इतना गर्म हो जाएगा जिसके अंदर मिट्टियाँ बहुत ईजिली गर्म हो जाती है। ठीक है, जैसी शाम होती है, रात होने को होती है तो मिट्टी ईजिली ठंडी हो जाती है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, भूमि है तो भूमि पर रहेंगे मरुस्थल में। एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। भाई जो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है, जो वायु होती है उसी का उपयोग करते हैं। वो जो हम हवा चलती है, सांस लेते हैं उसके थ्रू, है ना। और ऐसा नहीं कि ओनली ऑक्सीजन ही आपके नाक के थ्रू जा रही है, नहीं, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और भी कई सारी जो गैसेज हैं जो बहुत कम अमाउंट में पाई जा रही है, वो सारी भी जो है हमारी बॉडी में उसी के साथ जाती है। समुद्र तथा मरुस्थल विभिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, समुद्र में बिल्कुल अलग जंतु पाए जाएंगे, मरुस्थल में बिल्कुल अलग पाए जाएंगे। इनको आदत होती है कि पानी जो है वो ना मिले तो भी एक सर्वाइव कर सकते हैं कुछ दिनों तक। ऊँट वगैरह जो है वो एक साथ पी लेता है, फिर 5-7 दिन तक जो है इसे पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पानी अवेलेबल नहीं है तो ईजिली ना डेली अवेलेबल नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल है। आइए दो विभिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊंट तथा मछली का परीक्षण करते हैं। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे
मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है, बिल्कुल सही बात है। ऊँट उस तरीके से ढल जाता है कि वो मरुस्थलीय परिस्थितियों में रह सके। पानी का जो है वो एक बार ले लेता है, उसी से उपयोग करता है। टॉयलेट बहुत कम, बहुत मतलब कम पानी वेस्ट करता है टॉयलेट में वो, ठीक है। और जो इस तरीके से उसका वो रहता है, पसीना वगैरह जो नहीं आना, क्योंकि अगर पसीना वगैरह आएगा तो पानी उड़ के भाग जाएगा। ऊँट के पैर लंबे होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। हाँ, उस ऊँट के पैर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। वो लंबे होते हैं इसीलिए वो जो है, जो मिट्टी की गर्मी है उसके शरीर तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। और उसकी मिट्टी जो गर्मी जो है वो शरीर तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए वो जो है उस गर्मी से दूर रहता है। उसमें मूत्रविसर्जन की मात्रा जो है बहुत कम मात्रा में होती है। हाँ, टॉयलेट बहुत कम होता है, इससे पानी वेस्ट ना होता था, मल शुष्क होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये भी एक मेन रीज़न है पानी जो है वेस्ट करने का। मूत्र अपन जब टॉयलेट करने जाते हैं तो काफ़ी सारी मात्रा, मतलब एक्चुअली क्या, बहुत सारी मात्रा में जो है उसमें टॉयलेट निकलता, पानी निकलता है, ठीक है। और अपना मल जो होता है वो शुष्क नहीं होता, लेकिन ऊँट का जो मल होता है वो शुष्क होता है। और मूत्रोत्सर्जन मतलब टॉयलेट करना जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है टॉयलेट। उन्हें पसीना भी नहीं आता, बिल्कुल सही बात है, उन्हें स्वेटिंग नहीं होती, क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए जल के बिना भी अनेक दिनों तक रह सकते हैं। भाई अपनी कंडीशन देखो, अपना क्या होता है, अपने को पसीना भी आता है, अपने को टॉयलेट करने जाना है तो पानी भी काफ़ी सारी मात्रा में, अपने को फ्रेश होने जाना है तो मतलब मल भी काफ़ी गीला रहता है, ठीक है। लेकिन ऊँट के केस में ऐसा नहीं है, वो इस तरीके से ढला हुआ है कि वो ईजिली जो है वो मरुस्थल में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। ये एक्वेरियम में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ दिखा रखी है, एक्वेरियम जहाँ पे मछली वगैरह रखी जाती हैं, ठीक है, या समुद्री जीव वगैरह को रखा जाता है। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र 6.3 में दर्शाया गया है, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानता दिखाई पड़ती है? बिल्कुल सही बात, एक जैसी दिखती है, मतलब मछलियाँ समथिंग, है ना। ये पीछे से रहेंगी इनमें, ठीक है, ये पीछे से रहेगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये पीछे से, अरे यार कैसा कलर हो रहा है, मैं एक बार फिर से कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट, ठीक है। ये पीछे से रहेगा ये, ठीक है, और इनके ये रहेंगे फेंस वगैरह, ठीक है। इस तरीके से आगे से भी ये एकदम धारा रेखी होते हैं ये, ठीक है, ये धारा रेखी है ऐसे, ठीक है। और सारी मछलियों का सेम सीन है। इन्हें सभी का शरीर धारा रेखी होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, इन सभी का शरीर जो होता है वो धारा रेखी होता है, ठीक है। ये धारा रेखी होती है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 5 में कर चुके हैं, बिल्कुल सही बात, हमने इसकी चर्चा जो अध्याय 5 में कर चुके हैं। उनकी ये आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली अपन ने चैप्टर 5 में देखा था कि अगर आगे से सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो पानी को उठाने में दिक्कत होगी ना, पानी काफ़ी पर दबाव डालेगा, पानी दबाव डालेगा तो अपन को आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन अगर आगे से नुकीला है शरीर तो पानी को चीरते हुए आगे आराम से निकल जाएगा। और इनकी गति जो होती है वो इस तरीके से होती है, ऐसे मुँह इधर तो पूँछ इधर, ठीक है। और अगर मुंह इधर हुआ तो पूंछ इधर, मुंह इधर तो पूंछ इधर, ठीक है। इस तरीके से गति करते हैं और ये ऐसे करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उनकी ये आकृति उन्हें जल के अंदर, हाँ, मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है, बिल्कुल चिकने सल्कों से ढका रहता है इनका शरीर। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, ये सुरक्षा प्रदान तो करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। भाई चिकना होता तो ईजिली निकल जाता है आगे, रफ होगा तो मतलब घर्षण ज़्यादा होगा ना, लेकिन घर्षण वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, बस ईजिली चिकने होते ईजिली निकलते जाते हैं पानी में, सीधे बढ़ते जाते हैं। हमने अध्याय 5 में चर्चा की थी कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, बिल्कुल सही बात है, मछली के पंख और पूंछ जो होते हैं वो चपटे होते हैं, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन, दिशा परिवर्तन ये, ठीक है, दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के जो गिल होते हैं, क्लोम जिन्हें बोला जाता है, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं, ठीक है, इनके थ्रू वो श्वास लेता है, ठीक है, पानी से फिल्टर करेगा ऑक्सीजन को और लेगा, श्वास लेगा इसी के थ्रू। हम देखते हैं कि मछली की संरचना उसे जल में रहने के लिए सहायक होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ऊँट की संरचना उसे मरुस्थल में रहने के लिए सहायक है, बिल्कुल सही बात है। भाई ऊँट में अपन ने देखा था कि ऊँट में क्या स्वेटिंग नहीं हो रही, ठीक है, टॉयलेट जो होता है उसका एकदम कम आ रहा है और मल जो है उसका शुष्क है। लेकिन मछलियों के केस में ऐसा नहीं है, मछलियों को तो खूब सारा पानी है, उनका शरीर क्या धारा रेखीय होता है, टॉयलेट पानी का तो उन्हें कोई इशू होता ही नहीं है, उन्हें इशू है पानी में कैसे तैरा जाए, कंटिन्यू तैरा जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं वो, उनका शरीर इसी तरीके से होता है, धारा रेखीय होता है, चिकना होता है बॉडी उनकी, ठीक है, और जो ऑक्सीजन लेते हैं वो गिल के द्वारा लेते हैं। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में
ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है। अनुकूलन का मतलब क्या है? वो इन्वायरमेंट में रहने योग्य बन जाते हैं। अनुकूलन, अडेप्टेशन, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में रहने योग्य बन जाते हैं। उस इन्वायरमेंट को जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से अपने शरीर को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट तो चेंज होगा नहीं, अपने को ही चेंज होना होगा, ठीक है, तो वो चेंज कर लेते हैं जिसमें वे प्राय पाए जाते हैं। हाँ ठीक है, उसी हिसाब से वो चेंज कर लेते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है उससे अनुकूलन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हमें अपने आप को बदलना होगा। तो हम अपने आप को जिस प्रकार बदलते हैं उस माहौल में रहने के लिए, उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, वो अनुकूलन कहलाता है। विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित होते हैं। सही बात है, पानी वाला अलग रहेगा, मरुस्थल वाला अलग रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से भाई गर्म स्थान में अलग अनुकूलित, ठंडे स्थान में अलग, ठीक है, पानी वाले स्थान में अलग, तो वो अलग अलग अनुकूलित होते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। बिल्कुल, हैबिटेट, जहां वो रहता है वो उसका आवास होता है, ठीक है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल, भोजन मतलब भोजन, हवा, शरण स्थल मतलब आवास, एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहते हैं। भाई जीव जो है वो इन सभी आवश्यकताओं के लिए वातावरण पर या अन्य चीज़ों पर जो है वो आश्रित हैं। रहने के लिए आश्रय चाहिए, वो एनवायरनमेंट देगा, नेचर देगा, ठीक है। वायु हमें नेचर देगी, भोजन हमें नेचर देगा। भोजन हमें अंदर से थोड़ी बनता है, भोजन हमें मिलता है ना नेचर के थ्रू। आवास का अर्थ है वास स्थान, एक घर। बिल्कुल, आवास किस स्थान है? हैबिटेट, एक घर जहां वो रहते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जंगल एक आवास हो गया, तो वहाँ बहुत सारे जंतु वगैरह पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं, इवन मनुष्य भी रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। स्थल, जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहा जाता है। बिल्कुल, जो धरती पर पाए जाएंगे, जमीन पर पाए जाएंगे, वो स्थलीय आवास, ठीक है। स्थल है, तीन होते हैं ना, स्थल, जल और वायु, ठीक है। तो वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। वन स्थल, घास के मैदान, ये भी स्थल, मरुस्थल ये भी स्थल, ठीक है। तटीय और पर्वतीय क्षेत्र ये भी स्थल हो गए। जलाशय, दलदल, झील, नदी, समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं वह जलीय आवास कहलाता है। ऐसा कोई भी स्थान जो जल से घिरा हो, ठीक है, और उसमें जीव पाए जा रहे हैं, वो जलीय आवास में हो गए, ठीक है। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमता होती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र वाले में अलग विषमता, तटीय वाले में अलग, मरुस्थल में अलग, घास के मैदान में अलग, वन में अलग। यह सब ये जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। बिल्कुल सही बात है, जो जलीय आवास में भी पाए जा रहे हैं उनके लिए भी सत्य है ये ओनली स्थलीय के लिए सत्य नहीं है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैविक घटक हैं। जैविक घटक का इन द सेंस वो जीव हैं, जीवित हैं, वो जीवित हैं। अब जीवित के बहुत सारे मायने होते हैं, उनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो श्वास ले रहे हैं, वो लंबाई चौड़ाई में बढ़ रहे हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इनके, ठीक है। तो वो जैविक घटक हैं। अब ये मत बोलना पेड़ पौधे तो मतलब हिलते डुलते हैं नहीं, लेकिन और काम तो करते हैं ना, हिलते डुलते नहीं है, चलते नहीं है, तो इसका मतलब क्या? श्वास लेते हैं वो, ठीक है। पौधे श्वास ले रहे हैं, लंबाई में बढ़ रहे हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। तो जीव की एक वो नहीं है, काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं कि ये जीव है। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल अनेक निर्जीव वस्तु हैं, ठीक है, ये निर्जीव हो गए। जैसे चट्टान की अगर कोई बोलोगे कि चट्टान तो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन चट्टान में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा ना, चट्टान में श्वास नहीं ले रही, ठीक है, तो चट्टान में और सारी चीज़ें नहीं हो रही, तो और सारे पैरामीटर नहीं, तो ये अजैविक घटक हो गए, मतलब निर्जीव, ठीक, इनमें कोई जीवन नहीं है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैविक घटक है। हाँ, ये सूर्य का प्रकाश जो होता है एवं ऊष्मा, ये परिवेश के अजैविक घटक हैं, ये भी अजैविक घटक है, इनमें भी कोई जीवन नहीं होता है। जीवन के मतलब इनमें सेल्फ में कोई जीवन नहीं होता, ठीक है, बनाए इसके तो जीवन संभव ही नहीं है, लेकिन सेल्फ में कोई जीवन नहीं है, प्रकाश में कोई जीवन नहीं है। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। पहले अपन ये देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं।
थोड़े समय का इन दी सेंस, चलो ये आगे दे ही रखा है, मैं अब बाद में समझाऊंगा इसके लिए। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाएं तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन के अंतर्गत आते हैं। ये अनुकूलन नहीं है, पर्यावरण के प्रति अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या हुआ कि अगर हम मैदानी इलाके में रह रहे हैं और हम अचानक से पर्वतीय इलाके जैसे कि हिमालय वगैरह के इलाके में जाते हैं, वहाँ ऊँचे जाते तो क्या होगा कि हमें सांस वगैरह लेने में दिक्कत आएगी, बेचैनी होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी, हमारा जी मचलाएगा, बेचैनी हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जैसे ही हमें थोड़ा टाइम हो जाएगा वहाँ पे, तो हम वहाँ की सांस लेने में कोई इशू नहीं रहेगी, बेचैनी वगैरह भी नहीं होगी, तो वहाँ के इन्वायरमेंट से अपन जो है वो हैबिचुअल हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ी टाइम के लिए। फिर अपन जब वापस आएंगे तो यहाँ के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर दोबारा से अपन जाएंगे ना, फिर दोबारा से सेम इशू रहेगा, ये बार बार रहेगा। ये पर्यावरण के प्रति अनुकूलन है, ये अनुकूलन नहीं है। दिस इज़ नॉट अडेप्टेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन है ये। तो ये रहता है, ठीक है, ये हमेशा रहेगी जब आप ऊंचे स्थानों पर जाओगे, क्योंकि वहाँ सांस वगैरह वो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है थोड़ी, तो हम जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेंगे अपनी पूर्ति करने के लिए, ठीक है। जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी ना, तो हमें जल्दी जल्दी सांस लेने की पड़ेगी, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म जो है वो मैदानी इलाके के लिए अनुकूलित है। चलिए क्रियाकलाप 2 देखते हैं। अध्याय 4 में किए गए क्रियाकलाप 7 का स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में चने और मक्का के बीज से अंकुर निकल जाता है, अर्थात वे अंकुरित हो जाते हैं। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है। मतलब ये कह रहा है कि अपने चना लिया या मक्का लिया, अंकुरित जब करेंगे ना इनको, तो इसमें से क्या है कि कुछ अंकुर निकलेंगे, ठीक है, एक प्रवर्ध निकलेंगे, व्हाइट कलर का निकलता है ये प्रवर्ध। तो ये क्या है, ये बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए, कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें, तो शेष को एक दिन के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दें। ये घर सभी के घरों में होता है, जो अंकुरित दाल वगैरह खाते हैं, अंकुरित चने वगैरह खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, रात को गला देते हैं अपन, ठीक है, और सुबह देखते हैं कि सुबह क्या होता है कि वो फूल जाते हैं थोड़े से और मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं, है ना। अगर उनमें अंकुरण नहीं निकल रहा है तो भी क्या होगा, आप पूरे दिन के लिए नेक्स्ट डे के लिए रख दीजिए, तो आपको अंकुरण जो है वो दिख जाएगा, ठीक है, वाइट कलर के प्रवर्ध दिख जाएंगे। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांट दीजिए, उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल ना हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में, दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसे कि अलमीरा वगैरह जिसमें धूप नहीं आती हो। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रख दें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, या उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें, तो अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखेंगे, क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भागों में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखा गया? तो एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं बताऊं, जब आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या फिर नॉर्मल गर्मी वगैरह में रखेंगे तो उसमें अंकुरण जल्दी होगा। लेकिन आप फ्रीज में रखोगे तो फ्रीज क्या करता है, वो उसके अंकुरण को कम करता है, उसको प्रसुप्त अवस्था में ही रखता है, ठीक है, उसको जगाता नहीं है, वो सोया रहता है। जैसे कि अपन देखते हैं कोल्ड स्टोरेज वगैरह किस काम आता है, वो जल्दी से फ्रूट वगैरह सब्जी वगैरह उसको पकाए ना, ठीक है, जल्दी से पकाए ना। अगर जल्दी पकेगा तो पकने के बाद क्या होता है, खराब होता है। 2 स्टेज होती है ना, कच्चा है, कच्चे के बाद क्या होगा, या तो पकेगा या खराब होगा। कच्चे के बाद क्या होगा, पहले पकेगा फिर खराब होगा। तो कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, उसको प्रसुप्त अवस्था में रखा जाता है कि ये जो है वो सोती अवस्था में रही, ज़्यादा पके ना, अंकुरित वगैरह भी ना हो और कुछ भी ना हो इसमें, इसलिए रखा जाता है। तो ज़्यादा ठंडे जहाँ प्रकाश नहीं है तो वो अंकुरित की दर इसमें धीमी होगी या ना होगी, मतलब होगी बहुत कम होगी। पर क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है? बिल्कुल। जो अंकुरित आपने या फिर जो मतलब दाल आपने खुले में रख रखी तो वहाँ वायु अवेलेबल थी, प्रकाश भी अवेलेबल था, ठीक है, जल तो था ही उसमें और ऊष्मा वगैरह। तो इस सब से क्या होता है, वो जल्दी अंकुरित होता है। वास्तव में अजैविक कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं
कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या ऐसा नहीं है? अरे बिल्कुल है। ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यह अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैविक घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं डाल पाते मर जाते हैं। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ तो जो इसके ढलने के साथ डल गए, जो भी जीव इसके एनवायरनमेंट के साथ डल गए वो तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। जो नहीं डल पाएंगे वो मर जाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि आप किसी ऐसी जगह रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा पानी रहता है, आपको पानी पार करके जाना होता है। ठीक है। अगर ये मत बोलना कि मैं नाव ले लूँगा, वो नहीं। ठीक है। अगर आपको तैर के जाना है, अगर आप पैदल पैदल जाओगे तो आगे जाके डूब जाओगे क्योंकि गहरा होता जा रहा है। लेकिन अगर आप तैरना सीख जाते हो तो आप इजीली पार करके चले जाओगे। तो ये आपने क्या अपनी बॉडी को ढाल लिया ना उसके ऊपर, चाहे आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत किया लेकिन आपने बॉडी को ढाल लिया। ठीक है। ये एक जनरल एग्जाम्पल है एक्सरसाइज टाइप का। ठीक है। केवल वे जीव जीवित रहते हैं अपने आप को बदलते परिवेश के साथ अनुकूलित कर लेते हैं। सही बात है। ठीक है। अगर अपने आप को अनुकूलित नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आप जीवित नहीं रहोगे, क्योंकि पर्यावरण जो है वो आपके लिए चेंज नहीं होने वाला, आपको ही पर्यावरण के लिए चेंज होना पड़ेगा। जंतु विभिन्न अजैविक कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित करते हैं। सही बात है। ठीक है। गर्मियाँ तो उसी हिसाब से, सर्दियाँ तो उसी हिसाब से। जैसे कि अपना क्या होता है, अपने को भी यही होता है कि सर्दी आती है तो अपन गर्म कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी आती है तो अपन सूती कपड़े या फिर बहुत कम कपड़े पहनते हैं। ठीक है। यही होता है, अपन क्या एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को जो है वो अनुकूलित कर रहे हैं। इसका परिणाम विभिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना चाहिए। आइए कुछ आवासों, इनकी जैविक अजैविक घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगली चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।